जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 2 जनवरी 2021 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 5 आइज अलायंस में शामिल होने की घोषणा की? तो ये घोषणा कर दी है जापान देश ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब नाम ही इसका है 5 आइज अलायंस, यानी कि यह दुनिया के 5 देशों का एक संगठन है। कौन कौन से देश शामिल हैं? तो पहले आप ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और है न्यूजीलैंड, यानी कि इन 5 देशों का यह एक समूह है। और इसमें जो भी हमारे देश हैं उन देशों की जो जांच एजेंसियां हैं वे एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करती हैं और जो भी गुप्त सूचनाएं होती हैं उनको भी एक दूसरे के साथ में शेयर करती हैं। तो जैसे हमारे यहाँ की राह है, उसी प्रकार से इन देशों की जो भी जांच एजेंसियां हैं वे आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं और इसी के लिए 5 आइज अलायंस का गठन किया गया था। तो इसकी शुरुआत हुई थी 14 अगस्त 1941 को। किसके बीच में? यूके और यूएसए ने मिलकर के इसे फॉर्म किया था। कब? 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक चार्टर के अंतर्गत, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उसके बाद में यह बन गया ब्रूसा समझौता, यानी कि बीआर से हो गया ब्रिटेन, यूएसए से हो गया अमेरिका। तो ये बन गया था 1943 में। बाद में इसका नाम हो गया ओकुसा, यानी कि यूके और यूएसए, और उसके बाद में इसमें कनाडा जुड़ा, ऑस्ट्रेलिया जुड़ा और जुड़ गया न्यूजीलैंड। तो वर्तमान में इसमें कुल 5 देश हैं और अब इसमें जापान ने भी शामिल होने की घोषणा कर दी है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। जापान देश की बात करते हैं तो राजधानी आपको टोक्यो में मिल जाएगी। मुद्रा यहाँ की है येन और पीएम वर्तमान में है योशिहिदे सुगा। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केबी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहां पर नियुक्ति हो गई है सुनीत शर्मा की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो रेलवे बोर्ड, इसके बारे में आप लोगों को बेहतर तरीके से पता होगा। तो इसी के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में सुनीत शर्मा की नियुक्ति हो गई है। और इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो विनोद कुमार यादव, जो कि अभी तक हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ थे, इन्हीं के स्थान पर नियुक्ति हुई है सुनीत शर्मा की। तो सुनीत शर्मा की बात करते हैं तो भारतीय रेलवे में लगभग 34 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं। और जब ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में काम कर रहे थे, उस दौरान हमारे यहाँ पर जो भी डीजल इंजन वाले ट्रेन थी, यानी कि ऐसे ट्रेन के इंजन जो डीजल से संचालित होते थे, उनको चेंज किया गया था इलेक्ट्रिक इंजन में, और उसमें काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान था सुनीत शर्मा का। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अब रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं। सोमा मंडल की बात करते हैं तो आज वर्तमान में कौन क्या वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि 1 जनवरी 2021 से सोमा मंडल सेल की नई अध्यक्ष होंगी। किसकी? जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, एक महारत्न कंपनी है, इसकी नई अध्यक्ष होंगी सोमा मंडल। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसान फसल राहत योजना को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च कर दिया है झारखंड की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो हमारे भारत सरकार के द्वारा हमारे जो भी किसान हैं उनके लिए पीएम फसल बीमा योजना चलाई जाती है। अब इसमें होता क्या है? तो इस बीमा योजना के अंतर्गत जो भी हमारे राज्य की सरकार होती हैं उनके द्वारा प्रीमियम जमा किया जाता है। तो अभी मामला ये हो गया कि जो झारखंड की सरकार है उनके द्वारा प्रीमियम लगभग जमा किया गया 500 करोड़ रुपए का, और इससे जो किसानों का लाभ हुआ वह लगभग इसके 14% का ही हुआ, यानी कि यहाँ पर रकम ज़्यादा जमा कर दी गई और उसका लाभ बहुत ही कम हुआ था किसानों को। तो इसीलिए झारखंड की सरकार ने कहा कि हम अपने यहाँ के किसानों के लिए एक अलग से फसल की बीमा की योजना शुरू करेंगे, और इसी का नाम है किसान फसल राहत योजना। तो ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है और उस दौरान हमारे किसानों की जो फसल है उनकी नुकसान हो जाता है, तो उस स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर उसकी भरपाई की जाएगी।
और इसमें प्रोविज़न किए गए हैं कि मान लीजिए 0.1 से 5 एकड़ तक की भूमि का फसल बर्बाद होती है तो फिर उस व्यक्ति को 3,000 से 3,500 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाएगा। और इसकी खास बात यह है कि किसानों को यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रीमियम नहीं देना होगा, यानी कि इसका पूरा खर्च राज्य की सरकार उठाएगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी झारखंड की राजधानी आपको रांची में मिल ही जाएगी। हेमंत सोरेन यहाँ के वर्तमान में सीएम हैं। और चलिए राज्यपाल का नाम आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारत व अन्य किस देश के बीच स्काई रोस वार गेम्स अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो ये जो अभ्यास है इसका आयोजन करेगा भारत फ्रांस के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जनवरी के हमारे यानी कि इसी माह के तीसरे सप्ताह में आयोजन किया जाएगा। और इसकी खास बात यह है कि जो रफाल विमान हमने फ्रांस से खरीदा हुआ है वह पहली बार किसी अभ्यास में शामिल हो रहा है। तो फ्रांस के जो हमारे एयरफोर्स के जवान हैं वह भारत में आएंगे और राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। स्काई रोस वार गेम्स भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में होगा और आयोजन किया जाएगा जोधपुर में। और रफाल जेट विमान की बात करते हैं तो कुल मिलाकर के 6 विमान हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। पहली बार आए थे अंबाला में, दूसरी बार आए थे जामनगर गुजरात में, और इसे बनाया है फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी ने। ये याद रखेंगे कि डसाल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा रफाल जेट विमान बनाए गए हैं। हाँ, फ्रांस की बात हुई है तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके साथ में हम 3 अन्य युद्ध अभ्यास भी करते हैं। एक हमारा है शक्ति, एक हमारा है वरुण और एक हमारा है गरुण। तो ये 3 अभ्यास भी हम लोग करते हैं फ्रांस के साथ में। कौन कौन सी? शक्ति, वरुण और गरुण। ये तीनों अभ्यास फ्रांस के साथ करते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बन गए हैं लियोन मेंडोका। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा कि अभी इटली में वर्गनी कप का आयोजन किया गया और उसे जीत करके यहाँ पर लियोन मेंडोका भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ग्रैंड मास्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो शतरंज के लिए जो संस्था है जिसका नाम है फिडे, उसके द्वारा यहाँ पर ग्रैंड मास्टर का सम्मान दिया जाता है। तो 67वें बन गए हैं लियोन मेंडोका और ये गोवा राज्य के खिलाड़ी हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले 66वें बने थे जी आकाश, जो कि तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं, 2020 में ही बने थे। 65वें थे आपके रौनक साधवानी और 64वें थे पृथ्वी गुप्ता। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे नाम डी गुकेश का। डी गुकेश का नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश। ये मात्र 12 वर्ष 7 महीने की आयु में भारत के ग्रैंड मास्टर बने थे। मेंडोका की बात करते हैं तो ये 14 वर्ष की आयु में ग्रैंड मास्टर बने हैं। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुबोध जायसवाल भारत के किस अर्धसैनिक बल के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए? तो सुबोध जायसवाल जी की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के वर्तमान में ये पुलिस महानिदेशक हैं और अब इनकी नियुक्ति CISF के यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में हुआ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि राजेश रंजन जी का स्थान लेंगे सुबोध जायसवाल जी और अब ये हमारे CISF के नए महानिदेशक होंगे। CISF की बात करते हैं तो जो भी हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग होती हैं या फिर एयरपोर्ट हो गए या फिर मेट्रो हो गई, उनकी सुरक्षा इनके द्वारा की जाती है। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को और मुख्यालय आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी CRPF की बात करते हैं तो AP माहेश्वरी जी पिछले साल ही इसके महानिदेशक बने थे। BSF के बने थे राकेश अस्थाना जी और ITBP की बात करते हैं तो SS देसवाल साहब ITBP के वर्तमान में महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए? तो दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं इलोन मस्क, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो अभी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 को जारी किया गया और रिपोर्ट में ये बताया गया कि अमेजन कंपनी के जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस, ये वर्तमान में दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। इनकी कुल संपत्ति है $190 बिलियन। दूसरे स्थान पे आ गए हैं टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के इलोन मस्क। इनकी टोटल संपत्ति है $170 बिलियन।
और तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं यहाँ पर बिल गेट्स और इनकी टोटल संपत्ति 132 बिलियन डॉलर। तो बिल गेट्स के बारे में आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं बिल गेट्स। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जोंग सैनसैन ये चीन के व्यक्ति हैं और ये दुनिया में एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। किसके? एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं जोंग सैनसैन, और इन्होंने पीछे किया है भारत के मुकेश अंबानी को। तो मुकेश अंबानी अब चले गए हैं 12वें नंबर पर, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी टॉप 5 व्यक्तियों की बात करते हैं तो जेफ बेजोस ये पहले पे हैं, इलोन मस्क हैं दूसरे पे, बिल गेट्स तीसरे पे, बर्नार्ड अर्नोल्ट जो कि यूरोप के सबसे धनी व्यक्ति हैं, ये लुई वीटो कंपनी के हैं, तो ये हैं चौथे स्थान पे, और फेसबुक के मार्क जकरबर्ग ये हैं यहाँ पर 5वें स्थान पर। अगला प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण प्रोविज़न और जो भी हमारे देश में 25 हाई कोर्ट हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वह वीडियो भी आज शाम को जरूर देखिएगा। तो प्रश्न यहाँ पर है कि भारत के राष्ट्रपति ने मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर मंजूरी मिल गई है संजीव बनर्जी की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो अभी हमारे देश के विभिन्न राज्यों के जो हाई कोर्ट हैं वहाँ के चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट को मंजूरी दी गई है, तो इनके नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत जो भी हमारे हाई कोर्ट होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो मद्रास हाई कोर्ट यानी कि जो तमिलनाडु वाला है इसके मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं संजीव बनर्जी। श्रीनगर हाई कोर्ट, तो श्रीनगर हाई कोर्ट जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट है, इसके नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं पंकज मित्तल। आपको याद होगा कि गीता मित्तल यहाँ पर थी, तो ये सेवानिवृत्त हुई थी। उसके बाद में राजेश बिंदल यहाँ पर कार्यवाहक बने थे और अब फाइनली पंकज मित्तल यहाँ पर इसके परमानेंट चीफ जस्टिस बन गए हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात करते हैं तो सुधांशु धुलिया कौन बनी है? सुधांशु धुलिया गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। कटक हाई कोर्ट की बात करते हैं यानी कि उड़ीसा की, तो डॉक्टर एस मुरलीधर बनी हैं। और हैदराबाद हाई कोर्ट यानी कि जो तेलंगाना का है इसकी बनी है हीमा कोहली। तो सभी के नाम महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। वैसे जो शाम की वीडियो होगी उसमें हम लोग इसे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है डायरेक्टरेट जनरल क्वालिटी एश्योरेंस द्वारा किस रक्षा कंपनी को ग्रीन चैनल स्टेटस से सम्मानित किया गया? तो ये स्टेटस दिया गया है लार्सन एंड टुब्रो डिफेंस को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बात है 2017 की, तो उस समय हमारे यहाँ पर जो रक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा ग्रीन चैनल स्टेटस की शुरुआत की गई थी मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत, और इसका लक्ष्य ये था कि जो भी हमारे रक्षा क्षेत्र की कंपनियां हैं उनके द्वारा जो भी वस्तुओं का निर्यात किया जाता है या फिर जो भी उनके द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है उसको और बढ़ावा दिया जाए। तो अभी जो हमारे देश की लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है उसी की सहायक कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो डिफेंस, और इसे डायरेक्टरेट जनरल क्वालिटी एश्योरेंस जो कि हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन एक विभाग है इसके द्वारा ग्रीन चैनल स्टेटस दिया गया है। लार्सन एंड टुब्रो की बात करते हैं तो स्थापना 7 फरवरी 1938 को हुई थी। मुख्यालय मिल जाएगा आपको मुंबई में। अध्यक्ष इसके हैं अनिल मणिभाई नायक और एमडी और सीईओ हैं एसएन सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के आदिवासी शहर जौहर को मिनी महाबलेश्वर का दर्जा दिया गया? तो ये शहर आपके है महाराष्ट्र का, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब इसका मतलब है क्या, यानी कि मिनी महाबलेश्वर का टैग देने का मतलब है क्या? तो महाबलेश्वर के बारे में आपने सुना होगा जो कि आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। तो चलिए नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि महाबलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है। अब महाबलेश्वर की बात करते हैं तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। स्ट्रॉबेरी के लिए मुख्य रूप से महाबलेश्वर प्रसिद्ध है। तो ये जो जौहर वाला रीजन है यहाँ पर भी किसानों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉबेरी उगाई जाने लगी है, और इसीलिए स्ट्रॉबेरी की खेती के कारण जो जौहर वाला रीजन है इसे मिनी महाबलेश्वर का टैग दिया गया है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला प्रश्न है ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स के तहत किस खिलाड़ी को ग्लोबल प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिल गया है रॉबर्ट लेवांडोस्की को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो हाल ही में ग्लोबल सॉकर अवार्ड का जो समारोह है
इसका आयोजन यूएई के शहर दुबई में किया गया और यहीं पर जो बायर्न म्यूनिख फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी हैं, इसके अलावा फुटबॉल की राष्ट्रीय टीम के कप्तान हैं जिनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा जो जुवेंटस फुटबॉल क्लब है और पुर्तगाल के जो खिलाड़ी हैं रोनाल्डो, इनको प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का पुरस्कार मिला है। जबकि आप ध्यान रखेंगे कि बायर्न म्यूनिख फुटबॉल क्लब को क्लब ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो ये 3 पुरस्कार आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। बाकी इससे पहले भी हम लोगों ने रॉबर्ट लेवांडोव्स्की का नाम पढ़ा था। क्यों पढ़ा था? क्योंकि फीफा के द्वारा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। और जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है लूसी ब्रॉन्ज, इन्हें फीफा के द्वारा फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो नाइटहुड की जो उपाधि है इसे दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखिएगा कि मर्सिडीज के जो हमारे चालक हैं, इसके अलावा फार्मूला 1 रेसर हैं यूनाइटेड किंगडम के लुइस हैमिल्टन, इनको अभी नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर लुइस हैमिल्टन का नाम आप इसलिए ध्यान रखेंगे क्योंकि 2020 में फार्मूला 1 चैंपियनशिप इन्होंने जीता, जो कि इनके कैरियर की 7वीं फार्मूला 1 चैंपियनशिप थी। कौन सी? 7वीं फार्मूला 1 चैंपियनशिप थी। और इसी के साथ जर्मनी के जो पूर्व खिलाड़ी थे जिनका नाम था माइकल शुमाकर, क्या नाम था? माइकल शुमाकर, इनके रिकॉर्ड का बराबरी कर लिया है लुइस हैमिल्टन ने। तो 7 इन्होंने फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीत लिया है और माइकल शुमाकर के द्वारा कुल मिलाकर के 91 फार्मूला 1 रेस जीती गई थी। तो इन 91 फार्मूला 1 रेस का जो रिकॉर्ड था, इसे भी पिछले साल लुइस हैमिल्टन ने तोड़ दिया। तो इसीलिए भी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। बाकी कुछ आइए अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। 1986 बैच के हमारे यहाँ के एक IAS अधिकारी थे जिनका नाम था उमेश सिन्हा। तो अभी चुनाव आयोग के द्वारा इनको उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि हमारे यहाँ का जो चुनाव आयोग है उसके उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं IAS अधिकारी उमेश सिन्हा। तो चलिए नीचे कमेंट में जरा ये बता दीजिएगा कि हमारा जो चुनाव आयोग होता है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। IAS अधिकारी P रवि कुमार कर्नाटक राज्य के नए मुख्य सचिव बन गए हैं, यानी कि चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं P रवि कुमार कर्नाटक राज्य के। और फ्रांस के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर पियरे कार्डिन का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी कल मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से किस कंपनी के द्वारा ICG के लिए, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 5 अब तटीय गश्ती पोत का निर्माण किया जा रहा है। तो ये जो अब तटीय गश्ती पोत है, इनका निर्माण किया जा रहा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। और कई सारे लोगों ने इसका उत्तर गलत दिया था। कई सारे लोगों ने यहाँ पर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग का नाम बताया था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुल मिलाकर के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा पाँच ऑफशोर पेट्रोल वेसल का निर्माण किया गया। क्या नाम है इनके? तो ICGS सचेत है, ICGS सुजीत है, ICGS सजग है, ICGS सार्थक है और फिर हमारा है ICGS सक्षम। तो यहाँ पर जो 5वां है उसे भी लॉन्च कर दिया गया है और इनका मुख्य रूप से काम होगा कि जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी कि EEZ है, उसकी रक्षा ये करेंगे। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, दिसंबर 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही साथ आपको यह बताना है कि हमारा देश इस समय दुनिया में जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उनमें किस स्थान पर है। तो ये भी आप नीचे कमेंट में बताएंगे। बाकी वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो वह भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।